एक तरफ जंतर मंतर पर एक आदमी लगातार अनशन पर बैठा है। कल उसका शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक गिर गया, ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा है और उसने कह दिया कि वो 6 हफ्ते या मौत तक यह लड़ाई लड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ दिल्ली के एक एसी कमरे में बैठकर कुछ लोग हिसाब लगा रहे हैं कि कुर्सी कैसे बचाई जाए। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, सवाल ये है कि आखिर वो कौन ताकतें हैं जो नरेंद्र मोदी के कान में फुसफुसा रही हैं कि इस्तीफा मत लो, बस मंत्रालय बदल दो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का विवाद है तो ये वीडियो आपके लिए है और अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि इसमें आरएसएस की भीतरी सियासत, अमित शाह की चुनावी मशीनरी, राम मंदिर का चंदा घोटाला और 9 अगस्त को होने वाली वो रैली भी शामिल है जो मोदी सरकार के लिए एक आखिरी झटका साबित हो सकती है। जंतर मंतर पर जारी ये आंदोलन एक भूख हड़ताल नहीं, एक पीढ़ी का गुस्सा है। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। सीजेपी के मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के उस आंदोलन का हिस्सा जो नीट पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्याओं को लेकर चल रहा है। कल तबीयत और बिगड़ी, शुगर 66 पार, ब्लड प्रेशर लगातार गिरता हुआ, फिर भी ऐलान ये हुआ कि 6 हफ्ते या मौत तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और साथ में बैठे एक छात्र इनेश को तो हॉस्पिटल भेजना पड़ा। और ये अकेली लड़ाई नहीं है, 6 छात्र नेता साथ अनशन पर हैं। खाप पंचायत आकर दीपके को पगड़ी पहना गई और ओडिशा यानी खुद धर्मेंद्र प्रधान के गृह राज्य से एक किसान नेता की चेतावनी भी आई कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो अगले चुनाव में हार तय है। मतलब छात्र, किसान, खाप पंचायत सब एक सुर में है। और सबसे तीखा वार तब आया जब धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादियों की बी टीम कह दिया। दीपके का जवाब भी उतना ही धारदार है और उन्होंने कहा जो पीएम रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं, क्या वो पेपर लीक नहीं रुकवा सकते? बस यही एक लाइन पूरे आंदोलन का मूड बयां कर देती है। आइए अब समझते हैं कि आखिरकार असली मुद्दा क्या है। तो मुद्दा ये है कि 2021 से लगातार शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में कागज पर लिखी वो बर्बादी है जो छात्रों की जान तक बनाई। नीट यूजी पेपर लीक का विवाद बार बार सामने आया। सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग व्यवस्था में गड़बड़ियां सामने आई। छात्र संगठनों का दावा है कि इन गड़बड़ियों से जुड़ी वजहों से कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली और यही वो चिंगारी है जिसने पूरे देश में आग फैला दी। कांग्रेस ने इसे लेकर छात्रों की गूंज नाम से 40 दिन का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। पर्चे बांटने से लेकर कॉलेज कैंपस तक पहुंचने तक यह अभियान 1 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और 9 अगस्त को दिल्ली में एक बड़े दिल्ली चलो मार्च पर जाकर खत्म होगा, जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी करेंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक भूख हड़ताल नहीं है, ये एक ऐसा तूफान है जो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और 9 अगस्त को इसका सबसे बड़ा रूप देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं? जब पूरा देश एक सुर में इस्तीफा दो चिल्ला रहा है, एक भूख हड़ताल जान पर बनाई है, विपक्ष सड़क से संसद तक हमलावर है, तब भी धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी टस से मस नहीं हो रही। आखिर ऐसा कौन सा कवच है जो उन्हें बचाए हुए है? यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की असली सियासी परत, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात समझिए, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के इम्पोर्टेड नेता नहीं है, मतलब वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। जैसे कि हेमंत बिस्व शर्मा वो कांग्रेस से आए हैं, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर आए, सम्राट चौधरी की जड़ें समाजवादी राजनीति में रही, मगर धर्मेंद्र प्रधान खाटी संघी हैं, आरएसएस की कोख से निकले नेता हैं, एबीवीपी से शुरुआत, फिर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साल 2000 में महज इतनी कम उम्र में विधायक। ये कोई इक्का दुक्का किस्मत की बात नहीं, ये एक सोची समझी दशकों में तराशी गई राजनीति की पारी है और उनका सबसे बड़ा हथियार है आरएसएस और आरएसएस में उनकी सीधी पहुंच। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, जिन्होंने संघ में मोहन भागवत के बाद नंबर 2 माना जाता है, प्रधान के सीधे संपर्क में रहे हैं, या यूं कहे कि उनके संबंध काफी गहरे हैं और काफी अच्छे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि खुद प्रधानमंत्री का होसबोले से बहुत अच्छा तालमेल है और उनको कई सार्वजनिक मंचों पर साथ देखा भी गया है। यानी अगर ये सच है तो धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक मंत्री नहीं, वो कड़ी हैं जो सरकार
और संघ के हेडक्वार्टर को आपस में जोड़ती है। ऐसी कड़ी को यूं ही तोड़ देना किसी के लिए आसान नहीं, लेकिन असली तुरुप का पत्ता ये आरएसएस कनेक्शन भी नहीं है। असली वजह है उनकी इलेक्शन मशीनरी। जरा गौर कीजिए, हरियाणा 2024 का चुनाव जहां बीजेपी की वापसी को उलटफेर माना गया, महाराष्ट्र में महायुति की जीत, दिल्ली में दशकों के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी, हर जगह पर्दे के पीछे जिन चेहरों का नाम बार बार आता है उनमें धर्मेंद्र प्रधान सबसे ऊपर हैं। भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर वे अमित शाह की उस चुनावी टीम के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं जो बूथ मैनेजमेंट से लेकर सीट रणनीति तक हर चीज तय करती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर मोदी आज धर्मेंद्र प्रधान को पूरी तरह किनारे कर दें तो ये सिर्फ एक मंत्री का जाना नहीं होगा, ये बीजेपी के सबसे भरोसेमंद चुनावी रणनीतिकारों में से एक की सियासी पारी को खत्म करने जैसा होगा। और अगले साल यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव सिर पर हैं। ऐसे नाजुक मौके पर अपनी टीम, अपनी सबसे तेज तलवार को म्यान में डाल देना, ये मोदी शाह की रणनीति से मेल नहीं खाता। यानी समझ लीजिए, ये लड़ाई सिर्फ शिक्षा मंत्री बनाम छात्र नहीं है, ये लड़ाई है जवाबदेही बनाम चुनावी जरूरत के बीच। और अब तक इस मुकाबले में चुनावी जरूरत भारी पड़ती दिख रही है, भले ही इसकी कीमत सरकार की साख से चुकानी पड़े। अब आगे बढ़ते हैं कैबिनेट फेरबदल की तरफ, क्योंकि असली खेल यही छुपा है। अब जरा गौर से समझिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसके लिए असल में ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। सिर्फ एक शिक्षा मंत्री की कुर्सी नहीं, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की बिसात बदलने की तैयारी। खबरों के मुताबिक मॉनसून सत्र से पहले जुलाई में एक बड़ा कैबिनेट फेरबदल होने वाला है और इसकी सुगबुगाहट तब और तेज हो गई जब गृह मंत्री अमित शाह और खुद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकातें की। और शिक्षा मंत्रालय यहीं से सबसे बड़ी सुर्खी बन रही है। सूत्रों का कहना है कि देश के सबसे अनुभवी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी जा सकती है। जरा सोचिए, जिस मंत्री ने 12 साल तक देश की अर्थव्यवस्था संभाली, उन्हें अब पेपर लीक और छात्रों के भरोसे को फिर से जोड़ने का नया चैलेंज दिया जा रहा है। पार्टी से डिमोशन नहीं, नई जिम्मेदारी का नाम कहकर पेश करेगी। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कोई भी ट्रांसफर बिना वजह नहीं होता और आज अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है वो सब आप जानते हैं। अब बात करते हैं वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय में अगर सीतारमण शिक्षा मंत्रालय जाती हैं, तो देश के सबसे अहम मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुर्सी खाली होगी। इसके लिए जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है पूर्व आरबीआई गवर्नर और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांत दास का। यानी एक झटके में देश की आर्थिक नीति की कमान किसी टेक्नोक्रेट के हाथ में जा सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है जो शायद शिक्षा मंत्री विवाद के शोर में दब गई है। और अब भी कई मंत्रालय दांव पर हैं। सिर्फ शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ही नहीं, नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालयों में भी बदलाव की चर्चा है। हरदीप सिंह पुरी की जगह किसी दूसरे सिख या पंजाब के चेहरे को लाने की बात हो रही है। यानी यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा प्रकरण नहीं है, ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा ओवरहॉल बनता जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान इस पूरी शतरंज की सिर्फ एक बिसात हैं, अकेला मोहरा नहीं। और ये सब क्यों हो रहा है, और वो भी अभी? तो क्यों हो रहा है ये सब अभी? क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव हैं और पार्टी के कैबिनेट में यूपी से मजबूत चेहरे चाहिए। साथ ही राघव चड्ढा जैसे हालिया डिफेक्टर नेताओं को इनाम देने का दबाव भी है, जिन्होंने आपके 7 विधायकों को पाला बदलवाया। यानी ये फेरबदल सिर्फ जवाबदेही की कहानी नहीं, ये चुनावी गणित और गुटबाजी दोनों की कहानी है। तो सवाल ये नहीं रहा कि क्या प्रधान हटेंगे, सवाल ये है कि पूरा कैबिनेट कितना बदलेगा और प्रधान उस बदलाव में कहां फिट होंगे, बाहर या बस बगल की कुर्सी पर। यानी इस्तीफा मत लो, मंत्रालय बदल दो वाली बात सिर्फ सोशल मीडिया की गप नहीं है, ये असल में मीडिया रिपोर्ट्स में छलक रही एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो जलती आग में एक और चिंगारी पड़ गई, राम मंदिर चंदा विवाद। अगर आपको लगता है कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ एक मोर्चे पर घिरे हैं, तो रुकिए, अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी का मामला भी साथ साथ
आज सुर्खियों में है। इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा चुकी है और एक विशेष जांच टीम SIT मामले की तहकीकात कर रही है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो इसे 20,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला बताया है और स्वतंत्र जांच की मांग तक उठ चुकी है। यानी एक तरफ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, दूसरी तरफ आस्था से जुड़े मामले पर सवाल। कुल मिलाकर बीजेपी और संघ परिवार के लिए ये वक्त ऐसी कहावत से मेल खाता है, न घर का न घाट का वाली स्थिति जैसा बन गया है। और इस बीच आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें भी जारी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रहे सैकड़ों किसान नेताओं को दिल्ली पहुंचने से रोका गया और कईयों को तो घर में ही हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद कर दिया गया, ताकि किसान और छात्र आंदोलन आपस में न जुड़ पाएं। कांग्रेस की युवा शाखाएं और NSUI भी देश भर में सड़कों पर उतर चुकी हैं, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें आम होती जा रही हैं। मतलब साफ है, एक तरफ इस्तीफे की मांग का सैलाब, दूसरी तरफ दरबार में कुर्सी बचाने की जुगत। तो आगे क्या होगा? अब आखिरी फैसला किसका है? जाहिर है नरेंद्र मोदी जी का। और मोदी के बारे में यह बात तो जग जाहिर है कि उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में शायद ही कभी किसी मंत्री से सीधे इस्तीफा मांगा हो। वे फैसले अपनी शर्तों पर, अपने समय पर लेने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो RSS का दबाव हो या पार्टी के भीतर की कोई लॉबी। असली इम्तिहान 9 अगस्त को होगा। अगर राहुल गांधी की अगुवाई वाली दिल्ली चलो रैली उम्मीद से बड़ी साबित हुई और सरकार पर दबाव साफ नजर आया, तो हो सकता है कि मोदी एक झटके में फैसला बदल दें। लेकिन अगर दबाव उतना असरदार नहीं दिखा तो धर्मेंद्र प्रधान शायद शिक्षा मंत्री ना रहें। अगर मंत्रिमंडल में बने रहे कोयला हो, स्टील हो या पेट्रोलियम हो या कोई और मंत्रालय लेकर। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कुर्सी बचाओ अभियान की सियासत है या वाकई एक जिम्मेदार लोकतंत्र में जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या 9 अगस्त की रैली मोदी सरकार पर असर डाल पाएगी या फिर एक बार फिर पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? कमेंट में अपनी राय साझा कीजिए और लिखिए इस्तीफा या तबादला, आपकी क्या राय है? अगर आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि 9 अगस्त से पहले इस कहानी में और भी बड़े मोड़ आने बाकी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 TV भारत।